हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड एनजी लाइव। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, एनजी लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये एनजी लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32 प्लस कोर्स में आप इस एनजी लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, एनजी लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द एनजी लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके पीडीएफ हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, एनजी लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। The question is saying to you कि इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। Irrigation helps in adopting mixed cropping. Mixed cropping means sowing of different crops after a particular crop has been grown. Over irrigation may lead to saving in the fertilizers, and irrigation helps in avoiding mixed cropping. Option A, option B, option C, and option number D.
बताएंगे। भाई सभी बच्चे जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आई विल एडवाइस कि आप लोग क्वेश्चन सेशन में हिस्सा जरूर लें, बिकॉज अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मुझे भी इंटरेस्ट आएगा फिर कि आप लोगों के कमेंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं और मैं आपको कैसे कैसे समझाऊं। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए क्या होता है, मैं पहली स्टेटमेंट को अभी नहीं लूंगा, मैं सेकंड स्टेटमेंट को समझाना चाहूंगा कि लिखा है सोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप आफ्टर अ पर्टिकुलर क्रॉप। उसको मिक्स क्रॉपिंग का नाम नहीं देते, उसको हम क्रॉप रोटेशन का नाम देते हैं। What does this statement is called? That is known to be as the crop rotation. That is the basic part. हाँ, उसके बाद आता है ओवर इरिगेशन। फर्टिलाइजर में नहीं, सेविंग ऐसा कुछ नहीं होता। It will lead to what? It will lead to water logging. ओवर इरिगेशन से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर मी। ये सही है। इरिगेशन जो होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग से बचाता है, ये हमने पहले ही दिन पढ़ा था। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही फील्ड में दो टाइप की क्रॉप लगाना, क्रॉप ए एंड बी। तो अगर मेरे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, सो आई कैन से दैट कि मैं पूरी की पूरी सिस्टम में यही क्रॉप लगा दूं, क्योंकि मैं पानी अवेलेबल वहां करा सकता हूं। तो मिक्स क्रॉपिंग से बचने का एक तरीका है इरिगेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए वाले प्लीज अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। फ्लड इरिगेशन, मेथड ऑफ द इरिगेशन फील्ड वर्क्स इज बेस्ड ऑन व्हाट? फ्लड इरिगेशन मेथड जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यहां पर आपको ये बताना है। ये हमने पहले भी करा है। फ्लड इरिगेशन, देखिए सेम कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका एक ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड बहुत स्लोपी ग्राउंड है और पीछे से बाढ़ का पानी आ रहा है, आपको पता है बाढ़ का पानी इज अनकंट्रोलेबल, एकदम बहता हुआ ले जाता है, और स्लोप के कारण वेलोसिटी विल बी गोइंग टू इंक्रीज मोर, वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये जो क्रॉप्स है ये एक्चुअली में बहती बहती आएंगी और ये पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ निकल जाएगा। सो आई कैन से दैट कि ये मेरे लिए अवॉइडेबल है, इसको मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, इफ द फील्ड इज लेवल और द फील्ड इज हैविंग सम जेंटल स्लोप, तो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन आ सकती है वहां पर। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टीप का मतलब होता है ग्रेट स्लोप, लार्ज स्लोप। स्टीप का मतलब होता है जिसका स्लोप बहुत लार्ज है, उसको कहते हैं स्टीपी ग्राउंड। ठीक। द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द रिजेस रनिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द फरो और ditches is known as furrow irrigation, because ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसको फरो इरिगेशन का बोला जाता है, उसकी डेफिनेशन है। In the field under the furrow irrigation, furrow are referred to as what? इस आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फरो इरिगेशन में आपके अकॉर्डिंग फरो क्या होता है? डिचेस होते हैं, नैरो डिचेस होते हैं, दोनों होते हैं, या नाइदर ए और बी होता है? मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे, मैंने दो चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था बॉर्डर, और एक मैंने आपको बताया था फरो। और मैंने ये चीज आपको बताई थी कि एक्चुअली में ये बॉर्डर जो होता है, ये बॉर्डर आपका रिज होता है। रिज बोले तो आई विल से दैट कि ये एक हीप टाइप का होता है, और फरो जो होता है ये आपका डिच होता है, ये गड्ढा होता है। जैसे मैं कहना चाहूँ, रिज जो होता है ये एक टीला टाइप का बना होता है, और फरो जो होता है वो ऐसे वेली टाइप का बना होता है। तो आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? आई कैन से दैट कि दैट इज व्हाट, दैट इज द बॉर्डर, और डिच जो है ये है मेरा फरो। आई कैन राइट इट एज ना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन? स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को आप कहाँ अडॉप्ट करना चाहोगे? कोशिश करो थोड़ा कुछ सोचने की। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को आप कहाँ अडॉप्ट करना चाहोगे? जाहिर सी बात है, स्प्रिंकलर का मतलब है यू आर जस्ट अप्लाइंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। और स्प्रे किसी चीज पर जब किया जाता है जब वहां की मिट्टी उड़ने लायक होती है। अगर मिट्टी इरोडेबल है
then I can say that कि you will be going to apply the spray so that the मिट्टी won't be erode. Option A is the correct answer according to this कि हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ स्टीप स्लोप होता है पानी बह नहीं सकता, तो वहां मतलब बहुत ज्यादा बह जाएगा अगर वैसे अप्लाई किएंगे, तो हम स्प्रिंकलर से अप्लाई करते हैं ताकि पानी बहे भी ना और वो मिट्टी इरोडेबल है तो वो बच जाएगी। ये ड्रिप इरिगेशन की स्टेटमेंट्स है सारी की सारी, ये ड्रिप इरिगेशन की स्टेटमेंट्स है, ये सारी की सारी ड्रिप इरिगेशन की स्टेटमेंट है। आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ेंगे। ड्रिप deep percolation and runoff are eliminated. Water application efficiency is very high. Evaporation is completely eliminated. Fertilizer can be applied economically along with the water. देखिए मैंने जब ड्रिप इरिगेशन पढ़ाया था तो मैंने ये चीज आपको बताई थी, जाहिर सी बात है कि तुम लोग उसमें क्या करते हो, बिल्कुल रूट जोन में पानी अप्लाई करते हो। ड्रिप इरिगेशन में रूट जोन में डायरेक्टली पानी अप्लाई होता है। इट इज अ काइंड ऑफ द सबसरफेस इरिगेशन। आई कैन से दैट पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है इस केस में, क्यों? डायरेक्टली रूट में पानी अप्लाई कर रहे हो। सर इवेपो ट्रांसपिरेशन कंप्लीटली एलिमिनेटेड, बिल्कुल गलत है, पार्शियली एलिमिनेटेड। मतलब कहने का मतलब है कि तुम इवेपोरेशन को रोक सकते हो लेकिन ट्रांसपिरेशन को नहीं रोक सकते। पार्शियली एलिमिनेटेड है, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ लिखा होता इवेपोरेशन तो थोड़ा सा बच सकता था सीन, वो भी कंप्लीटली नहीं, पार्शियली होता है। फर्टिलाइजर पानी के साथ डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, यानी पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है। तो आई कैन राइट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सब पढ़ाया हुआ है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिख ही नहीं रहा है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा यहाँ से। In an irrigation system, the land was divided into two large number of the smaller unit areas. एक इरिगेशन सिस्टम में पूरी लैंड को दो एरिया में डिवाइड कर दिया, having fairly level surface by bunds or cross ridges. This basin thus created were filled with the water to desired depth and the water was retained for some time. That is known to be as which irrigation? Water method, check basin, contour और सब irrigation. आपने एक फील्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करा, दोनों का लेवल एकदम सेम है और पानी को डाला, कुछ देर के लिए पानी उसमें है, उस इरिगेशन को तुम क्या नाम देते हैं? वाटर इरिगेशन, चेक इरिगेशन, सब इरिगेशन और कंटूर इरिगेशन। ओके, आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी इजी। देखिए क्या था, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि आपके पास एक एरिया है और आप एक एरिया में अपने एरिया को मतलब और ज्यादा डिवाइड कर देते हो, एडेड विद एरिया 1 2 3 4। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि इसमें क्या होता है, पानी आके स्टोर हो जाता है, बहुत देर तक इसमें पानी लगा रहता है और इनको आप लोग कहते हो चेक्स, इनको आप लोग कहते हो चेक्स, यही तो लिखा है। तो आई कैन से दैट इट इज ऑप्शन नंबर बी। बी है। बॉर्डर इरिगेशन में ये नहीं होता। बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है कि आपकी फील्ड लॉन्गिट्यूडनली स्लोप पर होती है, लॉन्गिट्यूडनली स्लोप पर होती है और यहाँ पे ऐसा कोई स्लोप की बात बोली नहीं गई है, ठीक है ना? तो लॉन्गिट्यूडनली स्लोप पर होता है आपका बॉडी बॉर्डर इरिगेशन में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। द मॉइस्चर हेल्ड बाय द वाटर वेल ड्रेन्ड सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन between the soil grain and the water drops is known to be as, उस पानी का क्या नाम होता है? पोल पे आंसर करेंगे इसका। जो सरफेस टेंशन के थ्रू पानी होल्ड रहता है उस पानी को तुम क्या कहते हो? Okay, I will say that सबको पता है कि this is the capillary water and it is the correct answer of this question. ये इसके बीच में माइनस लिखा है, इसके बीच में माइनस है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में भी अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी करेंगे, पोल पे आंसर कर दो।
चले, अभी बात आती है यहाँ से, देखो बच्चों का आंसर डाइवर्सिफाइड तो गया है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज है ए और सी में। मैं जरा यहाँ पर करवा देता हूँ। देखिए एक चीज तो आती है कि अवेलेबल मॉइस्चर की मैं बात करना चाहूँ, आई नो दिस इज माय फॉर्मूला, फील्ड कैपेसिटी माइनस में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दैट इज नोन टू बी एज अवेलेबल मॉइस्चर। अभी आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि पीडब्ल्यूपी जो है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर द पीडब्ल्यूपी, बिकॉज हाइग्रोस्कोपिक वाटर को खींचने के लिए 32 एटमॉस्फेयर तक का प्रेशर चाहिए होता है, वो कि इम्पॉसिबल होता है प्लांट्स के लिए। आई कैन से दैट अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी है तो ये मेरे लिए काम का नहीं है, आई विल से इट इज द कंडीशन फॉर पीडब्ल्यूपी। और ये लिखा है यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी माइनस हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आना चाहिए, कंटेंट अच्छा है। सॉइल हैज न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ यहाँ से। सॉइल हैज अ फील्ड कैपेसिटी ऑफ 25, परमानेंट वेट पॉइंट ऑफ द 15, स्पेसिफिक वेट इज दिस, स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस किलोमीटर सॉइल है। रूट जोन की डेप्थ आपको गिवन है, अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, आपको ये चीज पूछी गई है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी। सॉइल में आपको गिवन है कि आपका फील्ड कैपेसिटी जो है वो 25 है, पीडब्ल्यूबी 15 है, आपको गिवन है डी का वैल्यू 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर है, और गामा डी आपको गिवन है 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आंसर करेंगे दोस्त, कमेंट में आंसर करेंगे, बिकॉज इट विल रिक्वायर टाइम टू सॉल्व। आप कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है। ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग मोर टाइम। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ एक। आप लोगों को ये तो पता था फॉर्मूला की dw इज इक्वल्स टू में गामा डी इंटू में डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी। इस तरह का क्वेश्चन हमने करा हुआ है अपॉन गामा डब्ल्यू। आई कैन राइट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन, अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको लिखा 14 पॉइंट कितना है 14.7 इंटू में रूट जोन इज 0.9 इंटू फील्ड कैपेसिटी इज 25 माइनस 15 बोले तो 10 आ रहा है डायरेक्ट, अपॉन में गामा डब्ल्यू को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लेकर चल रहा हूँ। When I will be going to solve it, somewhat near about 13.5 के आसपास आंसर आ रहा है। मैं कोई प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ और देख के तुम्हें भी समझ आ रहा है नियरली इक्वल टू 1 है, थोड़ा सा कम जा रहा है। 14.7 से कम क्या आ रहा है सर, थोड़ा सा कम तो 13.5 आ रहा है, लगा दी, खत्म। मैंने जो लॉजिक लगाया, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं, सॉल्यूशन नहीं, अभी तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। सही में मुझे इसका आंसर भी नहीं पता था जब भी मैंने पोल पे लगाया, भी नहीं था, अभी तुम्हारे सामने सॉल्व किया और आंसर आया। ठीक है, तो तुम लोग, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम टाइम पर थोड़ा दिमाग खोल के काम कर। गामा डब्ल्यू 10 कैसे, अगर आपको गामा की यूनिट जो है वो जी पर सीसी में गिवन है तो आप गामा डब्ल्यू 1 लेकर चलेंगे, हमेशा हमेशा गामा डब्ल्यू 1 लेकर चलना। अगर गामा की यूनिट आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो गामा की वैल्यू आप लोग 10 या 9.81 लेकर चलो, 10 या फिर 9.81, इन दोनों में से एक। मैंने 10 ले लिया, अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा आ गया। और मैं यही बताना चाह रहा था कि एग्जाम टाइम पे कैलकुलेशन में आप ये तो भूल जाना कि जेई में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होगी। अगर न्यूमेरिकल पार्ट आपके जेई के ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ये समझ लेना कि आपके दिमाग की जरूरत है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको यही तुक्काबाजी का खेल और अप्रोक्सीमेट आंसर की तरफ जाना है, आप लोग निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर। हाई सोडियम वाटर के लिए आपके सार की वैल्यू कितनी होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी करेंगे बच्चे, वैसे ही आंसर कर दो मेरे को, बहुत इजी है, हम लोगों ने ये पढ़ा था।
बिल्कुल कॉमन है, 18 से 26 के बीच रहती है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से बड़ा, ग्रेटर देन 26, दैट इज लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई। टेबल याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा क्लियर करेंगे इसका कंसेप्ट। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू रिकमेंड सप्लाइंग इरिगेशन वाटर टू द क्रॉप? 0.8 मीटर रूट जोन का डेप्थ है, ग्रोन सॉइल इन द फील्ड कैपेसिटी कितनी, 30, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15, और डेंसिटी ऑफ द सॉइल कितनी है, इतनी, कंजम्पटिव यूज इज 5, ओनली 60% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इज परमिटेड टू बी अवेल्ड। मतलब जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल था उसका 60% काम आ रहा है और नहीं आ रहा, ये आपको बोला गया है। यू नीड टू टेल मी आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल बी गोइंग टू कंज्यूम, मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज यू नीड टू डू वाटरिंग अगेन। मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यू आर हैविंग कंजम्पटिव यूज दैट इज 5 mm पर डे, 5 mm पर डे। अभी तुम लिख सकते हो कि तुम्हें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और ये सब भी गिवन है, फील्ड कैपेसिटी भी गिवन है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी गिवन है, डेप्थ ऑफ द रूट जोन भी गिवन है, रूट जोन डेप्थ भी गिवन है 0.8 मीटर। उसके बाद गामा डी भी गिवन है, गामा डी भी गिवन है 1.5 G पर सीसी। आई कैन राइट इट एज गामा डब्ल्यू में 1 लेकर चलूंगा G पर सीसी का। हाँ, अब तुमको कह रहे हैं कि ओनली 60% इज अवेलेबल, ओनली 60% वाटर इज अवेलेबल, ओनली 60% वाटर इज अवेलेबल। सिर्फ 60% वाटर ही अवेलेबल रहेगा और दिक्कत नहीं रहेगी उसकी, वाटर इज अवेलेबल। अब तुमको ये बताना है कि तुम कितने दिन बाद वाटरिंग दोबारा से करोगे। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो समझ आ गया मुझे यहां से कि अगर मैं टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर निकाल लेता हूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि टोटल पानी की कितनी डेप्थ चाहिए। क्वेश्चन को समझना, अगर तुम टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर निकाल लेती हो तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कितने पानी की जरूरत टोटल लग रही है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा जो पानी है वो 5 mm पर डे के हिसाब से कंज्यूम होता जा रहा है, तो वो टोटल पानी कितने दिन में कंज्यूम होगा ये भी निकाल लोगे। मेरे लास्ट स्टेटमेंट की जरूरत समझ आएगी नहीं आई? सर जो भी टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर आप निकाल रहे हो उस टोटल डेप्थ का ओनली 60% पानी ही अवेलेबल होगा, 40% बेकार हो जाएगा। तो मैं टोटल डेप्थ का 60% निकालूंगा और उसको कंजम्पटिव यूज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। एक बार थम्स अप करना अगर कंसेप्ट समझ आया है तो, फिर मैं सॉल्व तो कर ही लूंगा। ठीक है, तो अभी मेरी बात आती है कि आई नीड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू व्हाट। आई विल से दैट कि गामा डी का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 1.5, D is known to be as 0.8 and field capacity is what? Field capacity is 30, permanent wilting point is 15. Upon gamma W is 1. When I will be going to solve it, what is the value of this? 15 into 15 into this 1.2 into 15 is कितना? DW मेरे पास आ रहा है 1.2 into 15. When I will be going to solve it, 15 एकम 18, 1.8, सॉरी 18 आ रहा है टोटल। टोटल मेरे पास ये आ रहा है 18। 18 मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर इट इज, नो प्रॉब्लम। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि मुझे इसका 60% अवेलेबल है, मुझे इसका 60% अवेलेबल है। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 18 से कितना 6 48 10.8, 10.8 अवेलेबल है, 10.8 अवेलेबल है। अभी मेरी बात तो समझना, ये 10.8 अवेलेबल है लेकिन एक दिन में कितना जा रहा है, एक दिन में कितना जा रहा है? आई विल से दैट एक दिन में 5 mm का वाटर जा रहा है, एक दिन में 5 mm वाटर जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल डेज कितने आ जाएंगे मेरे पास। टोटल डेज अगर मेरे को निकालने हैं तो मैं लिख सकता हूँ DW अपॉन कंजम्पटिव यूज, तो 10.8 अपॉन में लगभग 5 आ रहा है। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 2 पॉइंट कुछ, 2.1 कुछ आ रहा है, 2.12 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाएगा। 2.16 अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख रहा हूँ। Whenever I am going to convert the unit, I will get it as 21.6 days. जब मैं यूनिट्स का खेल खेलूंगा तो मेरे पास 21.6 दिन आ रहे हैं टोटल। अब ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ऑप्शन में आ रहा है 21 दिन। कंसेप्ट इज द मेन थिंग, डोंट गो विद द आंसर, यू कैन कैलकुलेट द आंसर बाय योर ओन, नो प्रॉब्लम इन दैट। मेजर थिंग वी नीड टू गो विद इज द कंसेप्ट, नथिंग एल्स।
सेंटीमीटर को जब मैं एमएम में कन्वर्ट करता हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वही मैंने लास्ट में यहाँ पर भी करा है और कुछ नहीं करा। मुझे एक बार बस यस करके ये बता दो कि कंसेप्ट आया कि नहीं आया, सॉल्व करने के बाद आंसर समझ आया कि नहीं आया। आगे अभी मेरी बात आती है अगला क्वेश्चन, इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज 20, 3 और 1। बोला गया है कि ये कौन से वाला है, बोला गया है कौन से वाला है, जल्दी बताओ। ऑप्शन एबीसीडी। सबको पता है यार, इट विल बी गोइंग टू फाइंड आउट बाय सार। सार इज इक्वल टू सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का हाफ का रूट। 3 + 1 अपॉन में 2 का रूट करूंगा। When I will be going to solve it, I will get it as 20 upon root 2, it is greater than 10. And I know that कि सार जब 10 से लेकर 18 के बीच में होता है, सार जब 10 से लेकर 18 के बीच में होता है तो ये मीडियम आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो is used for the classification of the irrigation water. Sodium absorption ratio indicates relative activity of the sodium ions in exchange reaction with the solids. इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही चल रहा है, आपको ये चीज बताना है। Okay, now let me solve this question. Now you can say that ladies and gentlemen, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही लिखी है। वैसे तो कैसे भाई, सार आपको बताता क्या है, सार टेल्स यू अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन। आयन एक्चुअली डू इन द सॉलिड दैट आयन एक्सचेंज चलता रहता है। जितना सोडियम आयन होगा उतना एक्सचेंजेबल होगा, जाहिर सी बात है। So I can write कि ये जितना ज्यादा एक्सचेंजेबल होगा उसी के बेसिस पे अपनी सैलिनिटी को डिफाइन करेगा, उसी के बेसिस पे सैलिनिटी को डिफाइन करेगा ना। जितना एक्सचेंज हो सकता है उतना सैलिनिटी डिफाइन होगा। तो मैंने कहा दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये वाली स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रही है, ये स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रही है, उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देते हैं। आई विल से ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद इंक्रीज इन द सप्लाइड इरिगेशन वाटर यील्डिंग ऑफ द क्रॉप्स कैसी चलती है। अगर मैं कंटिन्यूअसली अपना पानी इंक्रीज कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली अगर पानी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपके अकॉर्डिंग यील्डिंग कैसी चलती है, जल्दी मुझे बताएंगे गाइस। भाई कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती है, सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज देन कांस्टेंट चलता रहता है, बताओ। हाँ जी, जाहिर सी बात है, अगर आप लोग पानी बढ़ा रहे हो तो एक टाइम पे तो इरिगेशन बढ़ रहा है, उसके बाद क्या होगा, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा तो यील्डिंग विल बी गोइंग टू डिक्रीज, यील्डिंग विल बी गोइंग टू डिक्रीज। बड़ी कॉमन सी बात थी ये। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ द इरिगेशन वाटर फॉर अ गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम एट व्हाट। ड्यूटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मेन कैनाल के हेड पे, फील्ड पे या वाटर कोर्स के हेड पे, जल्दी करेंगे। ड्यूटी ऑफ द मेन कैनाल इज, irrigation water is maximum at what? जाहिर सी बात है आप लोग ड्यूटी निकालते ही खाली फील्ड पे हो, क्योंकि आपको पता है ड्यूटी का मतलब एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड एंड मैक्सिमम एरिया व्हिच कैन बी इरिगेटेड इज ऑन द फील्ड ओनली। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the duty at the end point of the canal minor, the duty at the end point of the canal minor where government controls usually ceases is called what? या गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, उस पर ड्यूटी क्या कहलाती है? ड्यूटी ऑन द फील्ड, आउटलेट, फ्लो और स्टोरेज, जल्दी करेंगे। देखिए बहुत कॉमन सी बात है, whenever you are going away from the government, away from the government control, so you are just talking outside,
You are just waiting. You are just on the outside pattern, nothing else. तो outside का मतलब क्या हुआ? You are on the outlet duty ना, nothing else. उसको हम outlet duty के नाम से जानते हैं बस. मैंने outlet factor पढ़ाया नहीं था तुमको, यही है. आउटलेट फैक्टर कभी भी आ गया ना तुमको, आउटलेट फैक्टर कभी भी आ गया. आउटलेट फैक्टर आउटलेट ड्यूटी को ही बोला जाता है. आउटलेट फैक्टर इज आउटलेट ड्यूटी एंड व्हाट इज आउटलेट ड्यूटी? यू हैव ऑलरेडी नोन दिस. ये चीज याद रखिए. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स इज यूजुअली कॉल्ड. उस पहली वाटरिंग को आप क्या नाम देते हैं? जल्दी करेंगे. यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न पे जा रहा है तुम्हारा आंसर. क्वेश्चन में लिखा था फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स. सर क्रॉप्स की फर्स्ट वाटरिंग की बात चल रही है एंड आई नो दैट दैट इज द कोर वाटरिंग. इफ इट इज सेइंग दैट फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द फील्ड देन इट विल बी गोइंग टू पालियो इरिगेशन. तो कोर और पालियो में यही फर्क है कि फील्ड और क्रॉप की बात चल रही है. छोटा सा ध्यान देने वाली चीज थी, ये क्वेश्चन गलत करा सकती है. रिलेशनशिप क्या होता है? जल्दी करेंगे. रिलेशनशिप क्या होता है भैया? क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कर दो. नेक्स्ट, कंजम्पटिव यूज ऑफ द वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है? कंजम्पटिव यूज ऑफ द वाटर रिप्रेजेंट क्या करता है यहां पर? आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया था ये चीज. ट्रांसपिरेशन नीड ऑफ द क्रॉप, इवेपोरेशन नीड ऑफ द क्रॉप, ट्रांसपिरेशन नीड. पहली बात तो पढ़ने के बाद ही तुरंत आंसर आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं मेरे पास. मैंने एक चीज डिटेल में पढ़ाई थी कि इरिगेशन जब भी पढ़ो, ना तो तुम इवेपोरेशन पढ़ते, ना तुम ट्रांसपिरेशन पढ़ते, तुम दोनों को इकट्ठा पढ़ते हो. और आज ही पढ़ाया सुबह लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाला लेक्चर जो था उसमें पढ़ाया मैंने. इरिगेशन के अंदर हमेशा इवेपो ट्रांसपिरेशन देखा जाता है. आई कैन से दैट कंजम्पटिव यूज क्या है? इवेपोट्रांसपिरेशन नीड है, ये पढ़ाते हुए भी बताया था मैंने. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन. रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ अ क्रॉप टू द वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द क्रॉप. क्या कहते हैं उसको? सबको पता है. वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इसका न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे हम आगे चलते. फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन इज डिपेंडेंट ऑन विच टाइप ऑफ द सॉइल. मतलब किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन किस पे डिपेंड करता है? ये आप लोगों से पूछा गया. ऑप्शन एबीसीडी. यार एक बात सुन लो मेरी, तुम लोग डी किस बेस पे कह रहे हो? तुम्हारा फर्टिलाइजर कोई वाटर रिटेंटिव थोड़ी है. तुम्हारा फर्टिलाइजर को पानी से कुछ नहीं है. ना तो ये पानी को सोख रहा, ना तो ये पानी को बचा रहा. फर्टिलाइजर इज ओनली फॉर द क्रॉप, नथिंग एल्स. क्रॉप की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता. पानी से रिलेशन नहीं है फर्टिलाइजर का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पानी से रिलेशन नहीं आता फर्टिलाइजर का. नो रिलेशन विद वाटर. हाउ कैन यू से दैट कि ये पानी की रिक्वायरमेंट को वेरी करेगा? आई कैन राइट लेडीज एंड जेंटलमैन कि ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, फर्टिलाइजर नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ द वाटर एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी किस पे डिपेंड नहीं करता? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी किस पे डिपेंड नहीं करता? ओके, सिंपल सी बात है यार, सबको पता है. सारी चीजों पे डिपेंड करेगा. ज्योमेट्री से उसको कोई मतलब नहीं है. कॉन्वेंस सिस्टम पे कॉन्वेंस एफिशिएंसी डिपेंड करेगा, नहीं करेगा. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, इसको कंसेप्ट समझा दूंगा मैं, कोशिश कर. इरिगेशन एफिशिएंसी एट 10 हेक्टेयर फील्ड इज 80%.
इरिगेशन एफिशिएंसी इज 80%, 10 हेक्टेयर फील्ड है। आपको बोला गया कन्वेयंस लॉसेस फ्रॉम द कैनाल इज 10%, कन्वेयंस लॉसेस इज 10%, कन्वेयंस लॉस है 10%, volume of the water required at the outlet for supplying 10 centimeter water depth in the field will be equal to what? क्वेश्चन समझ में आया? एक फील्ड है आपके पास 10 हेक्टेयर का, फील्ड है आपके पास 10 हेक्टेयर का। इस फील्ड के अंदर जो आपको पानी देना है, फील्ड के अंदर आपको जो पानी देना है, पानी आपको 10 सेंटीमीटर का देना है, पानी आपको 10 सेंटीमीटर का देना है। अब आपको बोला गया है कि आपकी इरिगेशन की एफिशिएंसी 80% है, इरिगेशन की एफिशिएंसी 80% है, और कन्वेयंस में जो लॉस हो रहा है वो 10% है, कन्वेयंस में जो लॉस हो रहा है वो 10% है। तो तुम्हें ओरिजिनली कैनाल से कितना पानी निकालना है, ये आपको कह रहा है कि दिस इज योर कैनाल, यू नीड टू, दिस इज योर कैनाल। तो ओरिजिनली कैनाल से कितना पानी निकालना है ताकि तुम यहाँ 10 सेंटीमीटर की पानी को दे सको, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन। नाउ यू कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो तुमने कहा कि तुम मान लो कैनाल से V वॉल्यूम का पानी निकाल रहे हो, अगर वो 10% का लॉस कर रहे हैं तो यू कैन से दैट कि यू नीड टू फाइंड V अपॉन 0.9 पानी। अगर वो 10% का लॉस कर रहा है, मतलब कन्वेयंस लॉसेस जो जा रहा है वो 10% का जा रहा है, तो ये 10% को एक्स्ट्रा लेकर जाना पड़ेगा ना तुम्हें, 10% को एक्स्ट्रा लेकर जाना पड़ेगा ना। आई कैन से दैट नियरली इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ V वॉल्यूम तुमको देना पड़ेगा। तो आई कैन राइट दिस इज व्हाट, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम कैनाल। ये तुमको पानी ओरिजिनल वॉल्यूम देना ही पड़ेगा कैनाल से। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन से दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड कितना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, टोटल वॉल्यूम का टोटल वाटर का वॉल्यूम कितना है, 10 हेक्टेयर का फील्ड है, यानी 10 into 10⁴ मीटर स्क्वायर का फील्ड है, और 10 सेंटीमीटर का पानी उसमें डेप्थ में देना है, यानी 10/10⁻²। आई कैन राइट इट एज ना, ये पूरा कट गया तो मेरे पास आ रहा है 1 हेक्टेयर, मतलब 10⁴ को बोले मैंने 10,000 मीटर क्यूब का पानी आ रहा है, 10,000 मीटर क्यूब का टोटल पानी अवेलेबल है। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है सर, दैट इज ओनली एंड ओनली 80%। इरिगेशन एफिशिएंसी 80% है। तुमने कहा कि तुम्हें टोटल वॉल्यूम काम कितना आ रहा है, टोटल वॉल्यूम जो फील्ड के अंदर रुक रहा है वही तो इरिगेशन होता है। इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब होता है जो पानी फील्ड के अंदर रुक रहा है। आई कैन राइट इट एज ना कि इट इज ओनली टोटल इरिगेटेड वाटर, टोटल वाटर फॉर इरिगेशन कितना अवेलेबल है, टोटल वाटर अवेलेबल फॉर द इरिगेशन कितना है, वो मैंने कहा 80% ऑफ 10,000, 80% ऑफ 10,000। When I will be going to solve it, I will get it as what? I will get it as 8,000 मीटर क्यूब। सर मेरे पास टोटल 8,000 मीटर क्यूब अवेलेबल है। अब मुझे कह रहे हैं कि इस 8,000 मीटर क्यूब के पानी को लाने के लिए कैनाल से कितना पानी लाना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूं ना कि दिस 8,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ V, बिकॉज मैंने लॉसेस ऑलरेडी कंसीडर कर लिए। लॉस कंसीडर करने के बाद जो मेरे को फाइनल वॉल्यूम चाहिए वो ये है। When I will be going to solve it, I will get the answer. That is the concept. Are you getting the point? Nearly about option number B is the correct answer of this question. Please do thumbs up. Everybody, I need your thumbs up because question is complicated. If you won't get the concept, even Google पे इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, आप करके देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेल्फ मेड टाइप है, वैल्यूज चेंज है पूरा, कंसेप्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ द वाटर कन्वेयंस किस पे डिपेंड नहीं करता, एफिशिएंसी ऑफ द कन्वेयंस किस पे डिपेंड नहीं करता, सेम है यार, क्लाइमेट पे तो करेगा ना, क्लाइमेट पे तो करेगा, पानी इवेपोरेट हो जाता है तो लॉस आता है, सीपेज पे लॉस आता है। कन्वेयंस दो शब्द आ रहे हैं तो कन्वेयंस तो होगा ही होगा, देसी तरीका सॉल्व करने का। सर कन्वेयंस का एप्लीकेशन से कोई रिश्ता नहीं होता तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगले को पढ़िएगा। ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इन अ सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट 72% and 56% of CC remain unirrigated in खरीफ एंड रबी सीजन्स। ये जो है 72 और 56 अनइरिगेटेड है।
तो बोला गया तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना होगा फिर? Can you do this? Okay. चले, सिंपल है यार, आपको कह रहा है अनइरिगेटेड कितना है? 76% अनइरिगेटेड। सो इरिगेटेड हो गया 100 माइनस 76 ना, दैट इज 28। 28 100 माइनस 72, सॉरी सर याद था मुझको। अभी ये कितना है? 56। तो आई विल से दैट इरिगेटेड कितना हो गया? 100 माइनस 56, दैट इज 44। व्हेन आई विल गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 72। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following is a properly matched? सॉल्व करो। प्रॉपरली इसमें से मैच कौन सा कर रहे हैं? Duty at the outlet is outlet factor. I have already told it to you. Ratio of the mean supply in a certain duration to its design discharge is capacity factor. नहीं, mean supply discharge to maximum discharge, ये गलत है। Fraction of the time, maximum discharge is the capacity factor, यहाँ लिखा design discharge गलत है। Fraction of the time in the canal is actually run in the watering season, अभी नहीं, उसको load factor नहीं कहते हैं, उसको time factor का नाम देते हैं। load factor तो पढ़ाया ही नहीं, आगे पढ़ाऊंगा सेल्ट में, ये गलत है। watering done prior to the sowing is known to be as the paleo watering, ये भी गलत है। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सर। लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन चैनल क्या कर सकता है? लाइनिंग ऑफ द इरिगेशन चैनल क्या कर सकता है? लाइनिंग क्या कर सकती है? कैन यू प्लीज टेल अस? बढ़ा देते हैं, बताएं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो अच्छा है। If wheat requires total depth of इतना in 160 days, 34.5 सेंटीमीटर डेप्थ 160 दिनों में चाहिए, आउटलेट फैक्टर कितना होगा? कैन यू प्लीज सॉल्व इट? ऐसा अप्रोक्सीमेटली कर लो ना, 35 इंटू 16 कर लो डायरेक्ट। 35 इंटू 16 में करोगे 8.64 इंटू 16 में सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर कितना आ रहा है आपका? भी आ रहा है। सॉल्व करने के बाद आंसर जो भी आएगा वो लगा लेना। बी, बच्चा कह रहा है मेरे को नहीं पता, बच्चा इस सेइंग की ऑप्शन बी। बी आ रहा है तो लगा लेना। सिंपल फॉर्मूला, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी निकाल रहा हूँ। मैंने ड्यूटी के फॉर्मूले में पुट करा, ये मुझे गिवन है डेल्टा, ये मुझे गिवन है बी, मुझे डेल्टा को चेंज करना था मीटर टर्म में, मैंने 100 से डिवाइड करा, इसको 0.35 कर दिया डायरेक्ट। ये 160 गिवन ही था, लगा दिया, वैल्यू आ गया। ठीक है। इफ एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन इन द डेप्थ ऑफ द वाटर, if average numerical deviation in the depth of the water stored is 8 centimeter, average depth of the water stored in the root zone is this, water distribution efficiency कितना होगा? Can you please solve it? eta d निकालना है। मेरा ओरली आंसर आ गया। तो भी आंसर करो यार।
सिंपल है, 1 माइनस में y बाई डी है। y कितना, डेविएशन कितना है, 8 सेंटीमीटर, डी कितना है, 24 सेंटीमीटर, 1/3 आ गया, 2/3 आंसर आ रहा है, कुछ आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा पढ़ने। फील्ड वाज सप्लाइड water from the irrigation tank at the rate of 120 लीटर पर सेकंड to irrigate an area of 2 hectares। ये कितना है, एरिया है, दैट इज ओरिजिनल वाटर। ड्यूरेशन इज 8 घंटा, ड्यूरेशन कितना है, 8 घंटा। इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल डिलीवरी एट द फील्ड व्हिच इज अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम द टैंक। फील्ड थोड़ी दूर है तो एक्चुअल फील्ड जो जा रहा है वो इतना जा रहा है, यानी 20 लीटर पर सेकंड का लॉस जा रहा है, 20 लीटर पर सेकंड का लॉस जा रहा है। आपको कह रहे हैं रन ऑफ लॉस भी आ गया, रन ऑफ लॉस इतना आ रहा है, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितना होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, सुन लेते हैं दोबारा। आपको बोला गया कि रन ऑफ लॉस जो है, रन ऑफ लॉस कितना जा रहा है आपका, दैट इज द 800 मीटर क्यूब का पानी। फील्ड में वाटर कितना आ रहा है, फील्ड वाटर कितना आ रहा है, 100 लीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। टाइम कितना गिवन है, 8 घंटे के लिए। आपको निकालना क्या है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना है। और टोटल पानी कितना आ रहा था, टोटल पानी कितना आ रहा था, ओरिजिनल वाटर कितना आ रहा था आपका, 120 लीटर पर सेकंड का ना। एरिया कितना आ रहा है आपका, 2.5 हेक्टेयर का, और आई विल से दैट 25,000 मीटर क्यूब। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर इन द रूट जोन, वाटर इन द रूट जोन अपॉन में वाटर डिलीवर्ड, अपॉन में वाटर डिलीवर्ड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी मेरी बात आती है यहां से, हाउ विल आई गोइंग टू सॉल्व इट नाउ, नेवर कंसंट्रेशन के। सर आप अपनी कैनाल से कितना पानी निकाल रहे हैं, आपने को कोई लेना देना नहीं है वहां से, बिकॉज मुझे कैनाल का कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी फील्ड का देखना है। ये तो खत्म ही कर दिया। मेरा फील्ड में पानी कितना आ रहा है, 100 लीटर पर सेकंड आ रहा है। आई कैन राइट इट एज ना, ये पर सेकंड है, मैं इसको पहले मीटर क्यूब में चेंज कर लेता हूँ। 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी ये जा रहा है, और आई कैन राइट इट एज की वाटर डिलीवर्ड कितना हो रहा है, वाटर का वॉल्यूम डिलीवर्ड कितना हो रहा है, मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, दैट इज 0.1 एक सेकंड के लिए जा रहा है। और मैंने कहा 8 घंटे का टाइम है, 8 इंटू 3600 कर देता हूँ उसको, यानी 360 इंटू 8 बोले तो 0 8 से 48 आती है 24 और 4 28 मीटर क्यूब, 2880 मीटर क्यूब का पानी जा रहा है। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोर्ड वाटर कितना हो रहा है, स्टोर्ड वाटर कितना हो रहा है रूट जोन में। सर इसमें से लॉस माइनस कर देता हूँ ना, 2880 में से लॉस माइनस कर दो, जो रन ऑफ जा रहा है वो बाहर जा रहा है, बाकी का तो स्टोर हो रहा है ना। कितना आ रहा है मेरे पास, 2080 मीटर क्यूब। आई कैन राइट इट एज ईटा इज इक्वल टू 2080 अपॉन में 2880। जल्दी मेरे को थम्स अप करके बताओ, थम्स अप नहीं यस लिखिएगा, सारे स्टूडेंट यस लिखना, क्योंकि कंफ्यूजन मेरे साथ हो जाएगी, नहीं तो डाउट नहीं आना चाहिए। एक एक चीज को किस डेप्थ में मैं समझ रहा हूं, किस तरह से मैं लिख रहा हूं, और कैसे मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, ये चीज को आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी रटी हुई चीजें नहीं आती। इरिगेशन है, समय नहीं है तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने का, तो उसी के हिसाब से माइंड को खोल के चलना, ठीक ना, वो जरूरी पड़ेगा। एक क्वेश्चन लास्ट है, कल्चरेबल कमांड एरिया, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये मैक्सिमम क्वेश्चन गूगल पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे। कई बच्चे ये कर देते हैं, अभी समझ नहीं आया अगर गूगल कर लूंगा, वो मजा नहीं आएगा। गूगल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही वो लाए हो जो गूगल पे आंसर नहीं मिले। ऐसा नहीं, सबके नहीं, काफी क्वेश्चंस के गूगल आंसर नहीं है, ठीक है। तो अभी धीरज कुमार आपको क्या समझ नहीं आया, दोबारा सुनो। सो के क्यों जाग रहे हो भाई, समझो आराम से। रन ऑफ लॉस गिवन है, वाटर डिलीवर्ड कितना हो रहा है फील्ड में वो भी गिवन है, कैनाल से पानी कितना निकल रहा है वो भी गिवन है, टोटल टाइम 8 घंटे का, टोटल टाइम कितना है 8 घंटे का। एरिया कितना है 2.5 हेक्टेयर, यानी 25,000 मीटर क्यूब का एरिया है।
आपको बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है। आपको पता है एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज जो पानी रूट जोन में स्टोर हो जाता है अपॉन जितना पानी डिलीवर्ड होता है इनटू 100, है ना, ये फॉर्मूला है, यू नो दैट। आपको केनाल वाले पानी से तो कुछ नहीं लेना, आपको तो फील्ड में जो पानी आ रहा है उससे हिसाब किताब बनाना है। आपको कह रहा है 100 लीटर है, आपने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, 1000 से डिवाइड करा तो 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और टोटल 8 घंटों में कितना पानी आ जाएगा? मैंने सॉल्व करा 2880 आ रहा है, कितना मीटर क्यूब पानी 8 घंटों में आ रहा है। अब आपको पता है कि ये पानी डिलीवर हुआ था, लेकिन स्टोर कितना होगा? जो लॉस जा रहा है, जो पानी बहकर निकल रहा है वो तो स्टोर नहीं होगा ना, उसको तो हटा दो। तो मैंने कहा रन ऑफ लॉस तुमने यहां से माइनस कर दिया, अब जो पानी बचा वो रूट जोन में स्टोर होने लायक है। तो एक चीज तो समझ आ रहा था कि मैंने लॉस माइनस करा तो 2080 आया, यहां से लगा दिया, और टोटल वाटर डिलीवर कितना हो रहा था? 2880। एप्लीकेशन के फॉर्मूले में डाला, आंसर आ गया। ठीक है धीरज और सागर, सागर आप भी यस लिखेंगे ताकि क्लियर हो कंसेप्ट। कल्चरेबल कमांड एरिया इज दिस, क्वेश्चन थोड़ा खुद करोगे तो अच्छा रहेगा। सीसीए कितना गिवन है? 2 × 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्रॉप इज 40%। इंटेंसिटी कितने गिवन है? 40%। और वाटर डेप्थ आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, और टाइम आपको गिवन है 4 हफ्ते। तो आपको बोला गया कि पीक डिमांड डिस्चार्ज क्या होगा? करो। आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है बस। Are you doing or मैं हटा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, सॉरी यार। देखो आपको एक चीज तो कह रहे हैं कि टोटल एरिया आपको गिवन है सीसी दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁸, और आपको कह रहा है टोटल इसमें से 40% कामयाब है। तो मैं कह सकता हूँ कि 40% ऑफ 2 × 10⁸ इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 10 यहाँ से गए तो 8 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर का एरिया आपके लिए टोटल कामयाब है। ये आपका एरिया है जो आपको काम में लेना है। अब आपको कह रहा है यू नीड टू फाइंड द डिस्चार्ज। नाउ you know the formula of discharge as area upon duty. I have already told it to you various times in my previous lectures. So area upon duty आ गया ना। अभी तुमको एरिया पता है, you don't know the duty. How can you calculate duty? Now there is a relation between duty is equal to 8.64 into B by delta. सर सब कुछ तो गिवन है। 8.64 into B कितना है? 4 हफ्ते। 4 हफ्ते हैं, मैंने कर दिया इसको 28 दिन, क्योंकि B मेरे को दिन में रखना होता है। और ये मुझे गिवन है 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख दूं ना 0.14। जल्दी से मुझे ये बता दो कि तुम्हारा इसका आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद।
864 into 28 upon 14. When I will be going to solve it, I will get it as 829, 8217. 1728 आ रहा है ड्यूटी, तो एरिया कितना आ रहा था? 8 इंटू 10⁻⁷. मैंने कहा 8000 इंटू 10⁴ अपॉन 1728, अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास कर देते हो इसको, या 17 मान लो, चलो 17 मान लो, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 4 के आसपास जा रहा है आंसर, 4 हो गया, ठीक है, हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ये विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूं, तुमको ये समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे कर रहा हूं? तुम्ही को ये ही तुमको फॉलो भी करना है एग्जाम टाइम पे, तुमको यही फॉलो करना है गैस कि अप्रोक्सीमेट पे चलना, टाइम मत वेस्ट करना बिल्कुल भी, दैट इज द मेन थिंग। अब मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये सेशन में यहाँ समाप्त करना चाहूंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यार, थक जाता हूँ मैं भी रोज इतने लेक्चर ले लेके। क्वेश्चन खत्म हो गए और क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, और थ्योरी मेरा पढ़ाने का मन नहीं है आज, नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, और 1-2 दिन में सोम लगवा रहा हूँ, 1-2 दिन में सोम लगवा रहा हूँ क्रैश कोर्स, 1-2 दिन में सोम लगवा रहा हूँ क्रैश कोर्स का, ठीक है, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा हो जाएगा। अभी मैं चलना चाहूंगा, विदा दिलाना चाहूंगा आप सभी से, और अपनी वाणी को नाम देना चाहूंगा। कल क्यों नहीं होगी? सो उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा, प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ो। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा। तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है NG Live, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दैट इज माई कोड NG Live, इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाएंगे, ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी, 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है, इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता। सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑलवेज। एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना, इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो, और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना, अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो, जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं, और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है, कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।